अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस को, जो कि नाइन्थ की केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर 2 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका एक टॉपिक है और साथ में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उनका भी चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही है। तो मैंने कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें से ये एक टॉपिक जो है वो मैंने लीव कर दिया था। तो आज मुझे वक्त मिला है कि इसके ऊपर मैं जो है वो एक वीडियो बना दूं, ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स को डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है और वो कंफ्यूज रहते हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे। तो ये 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्या होती है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए थोड़ी बहुत आपको जो है ना वो एटम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, या इनिशियल आइडिया, इनिशियल बातें कुछ ना। जैसे कि आप जानते हैं कि एटम का सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट पेश किया था वो डेमोक्रिटस ने पेश किया था, जो ग्रीक फिलोसोफर थे। फिर जॉन डाल्टन आए तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक सॉलिड बॉल की तरह होता है, तो सॉलिड बॉल मॉडल जिसको कहा गया। बाद में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, और फिर जे थॉमसन ने क्या किया, एक प्लम पुडिंग मॉडल शो किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सारे के सारे जो है वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। देन फिर क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स को उसने एटम पर स्ट्राइक किया, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर तरफ जो है वो स्कैटर्ड नहीं है, बल्कि प्रोटॉन सारे के सारे सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहा गया, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा गया कि वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं और लगातार एनर्जी एमिट करते हैं। तो रदरफोर्ड की बात गलत थी, लगातार एनर्जी एमिट करने वाली। तो नील्स बोहर ने फिर जाकर इसको मॉडिफाई किया, और नील्स बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव तो करते हैं, लेकिन वो जो है वो एनर्जी को लगातार रेडिएट नहीं करते हैं, बल्कि जब वो लो से हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और हाई से वापस लो एनर्जी लेवल पर आते हैं तो उसको रेडिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नील्स बोहर का कॉन्सेप्ट था। और नील्स बोहर जो था वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से ट्रीट करता था, वो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया करता था, कि इलेक्ट्रॉन असल में एक पार्टिकल नेचर रखता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। और यहीं पर इसकी जो है वो एक गलती है, इसको खामी कह सकते हैं, जो कि नील्स बोहर ने की थी, कि इलेक्ट्रॉन को उसने एक पार्टिकल के तौर पे देखा था। और इसी चीज को फिर जो है वो गलत साबित किया गया था, इसको गलत साबित किया था डी ब्रोगली ने। ठीक है, और यही कहलाता है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, तो डी ब्रोगली कौन था? तो एक पूरा नाम इनका था, ये एक साइंटिस्ट थे। तो डी ब्रोगली वॉज एक्चुअली अ साइंटिस्ट, ये फिजिसिस्ट थे, कह सकते हैं, माहिर तबियात थे। लुइस डी ब्रोगली इनका पूरा नाम था। वो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच से मुराद के फ्रांस में पैदा हुए। और सामने ये जो पिक्चर आपको दिख रही है लुइस डी ब्रोगली की है। तो लुइस डी ब्रोगली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया था कि ही एक्सटेंडेड द कांसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन 1923। उन्होंने वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किस ईयर में? 1923 में, 1923 में। नील्स बोहर, जैसे कि आप जानते हैं, उसने 1913 में उसने अपने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, और 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, डी ब्रोगली ने उसको गलत साबित कर दिया। किस तरह से? वेव पार्टिकल डुअलिटी की मदद से। वेव पार्टिकल डुअलिटी किसे कहा जाता है? तो वेव पार्टिकल डुअलिटी ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि डी ब्रोगली से पहले भी साइंटिस्ट दे चुके थे, और ये क्या करता था कि वेव और पार्टिकल दोनों जो है ना इंटरचेंजेबल है। मतलब कोई वेव जो है वो पार्टिकल नेचर रख सकता है, या अगर कोई पार्टिकल है तो उसका वेव नेचर भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड वेव पार्टिकल डुअलिटी, या डुअल नेचर ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो डी ब्रोगली ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसने ये वेव पार्टिकल डुअलिटी को अप्लाई कर दिया था। मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो साइमल्टेनियसली एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है, कि वो एक पार्टिकल भी है, और पार्टिकल होने के साथ साथ वो वेव भी है। यही इनकी हाइपोथेसिस थी कि इसके अंदर भी डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो ये जो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस की मेन स्टेटमेंट यही है। तो अगर स्टेटमेंट कहा जाए पेपर में आपसे कि स्टेटमेंट लिखे, तो उसमें हम यही बताते हैं कि ये हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि
इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं और वेव के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं। जबकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट में एटम के क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एक पार्टिकल के तौर पे देखते थे, जैसे कि जितने भी कॉन्सेप्ट थे, बोहर का था, रदरफोर्ड का था, थॉमसन का था, सब में इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकल के तौर पे या एक जर्रे के तौर पे देखा जाता था। पार्टिकल से मुराद एक ऐसी चीज जिसका कोई मास हो, जिसका कोई वजन हो, ठीक है। और वेव्स हम जानते हैं जिनका मास नहीं होता, जिनका मास 0 होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के जो ना मास वगैरह भी बताए गए थे, 9.11 एक्सपोनेंट -31, तो यही समझ में आता था कि चूंकि उसका मास है भले थोड़ा ही सही, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं, ये वेव पार्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट दोनों ही नेचर रखते हैं। अच्छा, ये इनकी हाइपोथेसिस थी। आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ जब हम साइंस में कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है। सबसे पहले जो है वो ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर क्या होता है बच्चों, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस के बाद फिर क्या चीज़ बनती है, फिर वो थ्योरी बनती है। और थ्योरी के बाद फिर क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास एक साइंटिफिक लॉ हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है ना बेटा, वो जस्ट आपके एजम्पशंस पर डिपेंड करती है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। जब आप हाइपोथेसिस देते हैं तो आप जस्ट अपनी एजम्पशन एक बयान करते हैं, और जब प्रैक्टिकली आप उसको वेरीफाई कर देते हैं तो वही चीज़ हमारे पास जो है वो थ्योरी बन जाती है, ठीक है। तो और फिर थ्योरी की अगर आपने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पेश कर दी तो फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। तो हाइपोथेसिस, तो ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है। क्यों? चूंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं पेश किया था उसके लिए, तो ये ओनली गेव मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने मैथमेटिक्स से तो उसको साबित किया था, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कोई तजुर्बा उन्होंने नहीं किया था। इसकी वजह से कहा जाता है कि ये एक हाइपोथेसिस था। उन्होंने बस एक कॉन्सेप्ट देखा था, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है, चाइनीज कॉन्सेप्ट होता है, यिन यांग कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं। इस तरह से आपने सिंबल देखा होगा कि वो थोड़ा ब्लैक टाइप और वाइट टाइप का एक बना के रखते हैं ना, चाइनीज कल्चर के अंदर ऐसा होता है कि ये पूरा एक तरफ से ये हमारा पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। मीन्स कि और ये इक्विलिब्रियम को शो करता है कि भाई दुनिया में हर चीज़ जो है ना वो अपने अपोजिट्स के साथ मौजूद है। तो अगर दिन है तो रात भी है, आसमान है तो ज़मीन भी है, नेकी है तो बुराई भी है, खुदा है तो शैतान भी है। तो हर चीज़ अपने डुअल नेचर के साथ है। तो उन्होंने यही कहा कि इस तरह इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होगा, ये पार्टिकल भी होगा, वेव भी होगा। तो ये एक तरह से हाइपोथेसिस थी, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं रहा कि ये हमेशा ही हाइपोथेसिस रहा, इसको हम इस तरह नहीं कह सकते। सम टाइम ऐसा होता है कि कभी कभार कोई कॉन्सेप्ट वगैरह अपने एक नाम से मशहूर हो जाता है, उसके बाद उस नाम को उसी तरह से रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता। जैसे कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस आगे जाकर प्रूफ हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको हाइपोथेसिस आज भी कहा जाता है। तो आगे आप सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ेंगे, सेकेंडरी लेवल पे, कॉलेज लेवल में आप पढ़ेंगे कि दो साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मर। तो डेविसन एंड जर्मर, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ कर दिया था कि ये जो है ना वो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ये करेक्ट है, और इलेक्ट्रॉन का वाकई में डुअल नेचर होता है। तो हमारे टॉपिक इस चीज़ पर नहीं है। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, तो जिसमें एक नेम आपको बता रहा हूँ, उसको हम डिटेल में नहीं जाने वाले कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से इसके किया गया था। हमें जैसे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखनी है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। तो किस तरह से मैथमेटिकली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था कि डी ब्रोगली ने प्लांक्स इक्वेशन और आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस दोनों को ना कंबाइन कर दिया था। प्लांक्स इक्वेशन किसे कहा जाता है, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू, ये हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन कहलाती है। और आइंस्टाइन की मशहूर मास एनर्जी इक्विवेलेंस होती है E इज इक्वल टू mc²। तो ये उन्होंने जो प्लांक्स इक्वेशन पेश की थी, तो ये हमारे पास होती है लाइक वेव के लिए होती है, जबकि आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली जो इक्वेशन होती है वो पार्टिकल के लिए होती है। तो उन्होंने इन दोनों को क्या किया था कि कंबाइन कर दिया था। तो जैसे कि प्लांक्स इक्वेशन वेव के लिए थी और आइंस्टाइन की इक्वेशन पार्टिकल के लिए थी। अब किस तरह से उन्होंने इसको किया था, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको कंप्लीट इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास होता है दैट इज प्लांक्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्लांक्स इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो प्लांक्स इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, दिस सेज कि E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, ठीक है। यहाँ पर h क्या होता है, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बल्कि मेंशन कर दूं ताकि आप ज्यादा बेहतर समझ पाए कि E से मुराद यहाँ पर क्या है। E से मुराद हमारे पास यहाँ है एनर्जी, ठीक है।
एच यहाँ पर क्या है, एच हमारे पास यहाँ पर होता है दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट 6, तो ये इसकी एक वैल्यू होती है 6.625 इंटू एक्सपोनेंट 10 की पावर -34। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है -34 जूल सेकंड। और न्यू यहाँ पर जो सिंबल है दिस इज एक्चुअली न्यू, और ये हमारे पास शो करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो ये प्लांक्स इक्वेशन हमारे पास कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है। और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो वो पार्टिकल के बारे में जो है, और वो क्या कहता है कि E इज इक्वल टू mc²। तो E तो यहाँ पर सिंपल बेटा वही चीज होगी कि एनर्जी है, m यहाँ पर मास है, m इज एक्चुअली मास, और c हमारे पास क्या है, c इज एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की रफ्तार है, रोशनी की रफ्तार है ये, ठीक है, जो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन 2 हम यहाँ पर कह देते हैं। तो अब क्या करना है कि चूंकि इसने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया था, तो हम कंबाइन कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ a मौजूद है, तो हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। जब इक्वेशन 1 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा h न्यू इज इक्वल टू mc², ठीक है। तो h न्यू इज इक्वल टू mc² हमारे पास ये हो गया। इसके बाद अगर हम न्यू को एक तरफ सेपरेट आउट करते हैं तो न्यू हमारे पास बराबर हो जाएगा दिस इज mc² ओवर h, ठीक है। तो ये यहाँ तक चीज हमें समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें क्या करें, एक चीज हमें पता है यहाँ पर कि न्यू को यहाँ से हम इंटरचेंज करेंगे ना, तो हमें एक फार्मूला पता होता है, वी नो दैट, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, एफ लैम्डा के बराबर होती है, ये हम फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम केमिस्ट्री के लिए बनाए तो v से मुराद यहाँ पर हम लोग c ले सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी वेलोसिटी ही है, f में हम न्यू ले लेते हैं और ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम न्यू को यहाँ सेपरेट करेंगे तो न्यू बराबर किसके हो जाएगा बेटा, c ओवर लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक इक्वेशन आ गई, तो इसको हम यहाँ पर इस न्यू की इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, इधर पर पुट कर देंगे, इस न्यू की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या चीज हमारे पास आगे हो जाएगी, यहाँ पर मैं करता हूँ कि c ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc² ओवर h, प्लैंक्स कांस्टेंट। c से जो है वो c² कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू mc ओवर h। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m इंटू c, ठीक है। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू, चूंकि लैम्डा यहाँ पर क्या चीज होती है, लैम्डा यहाँ पर हमारे पास होती है वेवलेंथ। तो जैसे मैंने बताया लैम्डा वेवलेंथ, एफ तो फ्रीक्वेंसी, और वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी या स्पीड है, ठीक है। तो लैम्डा बराबर हमारे पास होती है h/mc के। अब mc क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या चीज हो, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो वी नो दैट मोमेंटम बराबर किसकी होता है, m इंटू वी है ना भाई, मास इंटू वेलोसिटी होती है, या फिर हम इसको m इंटू सी भी कह सकते हैं, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। तो ये जो हमारे पास है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी लैम्डा इक्वल टू h/p, यही हमारे पास कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है ना उसको मालूम करने के लिए उसने ये एक्सप्रेशन उसने ड्राइव की थी। तो एक सिंपल सी डेरिवेशन है जो मैंने बताया कि किस तरह से इसको किया जाता है। इससे क्या चीज हुई, तो ये चीज, तो ये इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको आपको लिखना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस के बारे में, तो आपको इस तरह से ये लैम्डा इज इक्वल टू h/p, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, ये आपको जो है वो यूज कर लेना है, ठीक है। तो कैपिटल M यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास है मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर डिस्कस करूँ कि इससे क्या बेनिफिट हुआ आपके पास डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस की वजह से। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, नील्स बोहर जो थे, तो नील्स बोहर का जो कॉन्सेप्ट था, नील्स बोहर इलेक्ट्रॉन को समझा करते थे कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक
जो है वो पार्टिकल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड जो है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यही नील्स बोर थे जिन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश किया था। लेकिन चूंकि अब डी ब्रोगली ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के साथ साथ जो है वो वेव भी है, तो वो इस तरह से सर्कुलर मूव करने के अलावा वो इस तरह से वेव की तरह इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि कोई वेव मूव कर रही होती, लाइक दैट। जबकि बोहर ने पूरी अपने जो डेरिवेशन वगैरह की थी उन तमाम चीज़ों पे इलेक्ट्रॉन को उसने सर्कुलर पाथ को देखते भी उसने जो है वो बताया था, तभी बोहर ने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी ड्राइव किया था। तो वो सारी चीज़ें बोहर की जो है वो गलत साबित हो गई। और फिर फाइनली क्या हुआ कि नील्स बोहर के बाद फिर जब डी ब्रोगली ने इस कॉन्सेप्ट को दे दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव भी हो सकता है, देन उसके बाद जो है वो एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर, जिनको एरविन श्रोडिंजर कहा जाता है, इन्होंने आगे जाकर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मींस जो वेव मैकेनिकल मॉडल था वो उन्होंने पेश किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव उन्होंने जो है वो देखते हुए उन्होंने अपने जो है वो कॉन्सेप्ट को पेश किया था, ठीक है। तो बेटा ये चीज़ थी हमारे पास, दैट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो जो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये कि थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को। और अगर मेरे नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के लिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 039821522272। इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके PDF नोट्स आप ले सकते हैं केमिस्ट्री के, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है वो PDF में मेरे पास जो है वो अवेलेबल हैं, जिसको मैं बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस में आपको मैं जो है वो सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली PDF नोट्स वगैरह। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।